नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश नानकानी। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट। अब सबसे पहले बेटा आप लोगों को 11th क्लास का अगर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं तो 11th क्लास के अंदर आपको दो तरीके के इकोनॉमिक्स पढ़ने, एक पढ़ना है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो आपको ये दो चीजें पढ़नी है और फिर क्लास 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इन इंडियन इकोनॉमी। बट आज हमारी जो लेक्चर है वो क्लास 11th पर बेस्ड रहेगा, तो अपन बिल्कुल इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। चलो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं या कोई भी आप लोगों से पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पैसा कमाना। तो सबसे पहली बात हम क्या लिखने वाले हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। अब सेकंड बात आती है, अरे सर हम ये पैसा कमाएंगे कैसे। हम पैसा कमाएंगे तभी जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। तो सेकंड लिखेंगे अपन टू अर्न मनी, सेकंड लिखेंगे प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और थर्ड चीज आती है कि सर आप ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कैसे करोगे, जब हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, रिसोर्सेस होंगी। और लेकिन रिसोर्सेस इकोनॉमी में क्या है, लिमिटेड है, स्कैर्स है। स्कैर्स का मतलब क्या, किसी भी चीज की जब कमी होना। अब देखो इस डेफिनेशन को मैंने पहले अपवर्ड तरीके से बताया, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं अपवर्ड तरीके से। इकोनॉमी का मेन मतलब होता है पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाओगे, जब तुम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करोगे। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों के पास रिसोर्सेस होना जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ये बात समझ में आई। अब डेफिनेशन को मैं बैकवर्ड रीड करता हूं। जब आप लोग स्कैर्स रिसोर्सेस को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो और उस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में जाके बेचते हो, बेचने पर जो तुमको पैसा आता है, वही सारी चीजें किसके अंदर आएगी, इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप क्लियर होगा। मैं क्लास भर रिपीट कर देता हूं, फिर उसके बाद कभी जीवन में मैं नहीं बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये चीज बहुत ईजी है बेटा समझना। हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो है लिमिटेड। उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता हूं, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में जाके बेचता हूं और जो पैसा कमाता हूं, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप बेटा आप लोगों को ये बातें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेटा इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की दो तरीके की ब्रांचेस होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं ज्यादा समय इसमें भी वेस्ट नहीं करूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जब मैं इकोनॉमी की स्मॉल यूनिट्स के बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं इकोनॉमी को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब मैं इकोनॉमिक्स को होल लेवल पे स्टडी कर रहा हूं, जब मैं इकोनॉमिक्स को नेशनल लेवल पे स्टडी कर रहा हूं, जब मैं इकोनॉमी को इंडिया लेवल पर स्टडी कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट macroeconomics. When I am talking about individual and small unit, that is I am referring to microeconomics. When I am talking about India, when I am talking about economy as a whole, that means I am talking about microeconomics. अब मैं कुछ आप लोगों को इसमें एग्जांपल दूंगा जिससे ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। When I am talking about एनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी की, तो जब मैं मुकेश अंबानी के बारे में कुछ स्टडी कर रहा हूँ तो ही इज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो एक इंडिविजुअल जब भी यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैं एक रिलायंस फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या चीज बात कर रहा हूँ, मैं एक रिलायंस फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रिलायंस फर्म इज इटसेल्फ इंडिविजुअल फर्म। तो जब मैं इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। रिलायंस कंपनी इज अ टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं इस इंडिया के अंदर जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, अगर मैं उन सबकी स्टडी कर रहा हूं, तो वो कॉन्सेप्ट किसके अंदर आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जब मैं रिलायंस फर्म के बारे में बात कर रहा हूं तो वो इंडिविजुअल फर्म थी, तो इंडिविजुअल फर्म्स कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर मैं बोल रहा हूं जब मैं इंडिया के अंदर जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, मैं उन सबके बारे में स्टडी कर रहा हूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब मैं इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इन सब की बात कर रहा हूं, दैट मींस आई एम रेफरिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू
नेशनल लेवल, एक ऐसे एग्जांपल दूं मैं जीडीपी, तो व्हाट इज जीडीपी बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं मीनिंग समझा देता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उस गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को ही क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। तो जब भी मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे इंडिया के जीडीपी के बारे में बात कर रहा हूं। तो जीडीपी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, और कोई सा कॉन्सेप्ट अगर होल लेवल पर है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक और एग्जांपल ले लो, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरे इंडिया की इनकम। फिर वापस से वही बात आ जाएगी, जब मैं पूरे इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हमने इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस पढ़ ली। अब जो ये वाली ब्रांच है, ये आपको क्लास 11th में पढ़नी है, और जो ये वाली ब्रांच है आप लोगों को क्लास 12th में पढ़नी है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है? अब प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में जो हमको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो मैं लिख देता हूं, सेंट्रल मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब मैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पर आने से पहले आप लोगों को यह अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अराइज होती क्यों है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अराइजिंग ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। स्टार्ट करते बेटा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसके रीजंस कि ये अराइज होते हैं तो होते क्यों हैं। इसके 3 रीजन है बेटा। सबसे पहले है बेटा, जो हमारी वांट्स रहती है वो क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकंड है, पर रिसोर्सेस क्या होती है? लिमिटेड रहती है। रिसोर्सेस क्या रहती है भैया हमारी? रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो ये दो चीजें समझना। अवर वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब हमारी जो वांट्स है बेटा वो अनलिमिटेड होती है। एक छोटा सा एग्जांपल बेटा मैं दे देता हूं। जब भी तुम जेन्युइनली कोई सी भी अपने ही तुम बचपन को देखो, बचपन में हम जब किसी दूसरे बच्चे को देखते तो उसके पास साइकिल थी, तो सबसे पहली हमारी वांट क्या थी? यार काश हमारे पास ये ट्राई साइकिल होती। ट्राई साइकिल राइड करने के बाद हम सोचते कि काश हमारे पास एक बाईसाइकिल होती। बाईसाइकिल राइड करने के बाद हम सोचते थे कि यार हमारे पास एक पर्सनल व्हीकल होनी चाहिए, एक्टिवा हो या आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स बाइक हो। वो बाइक भी आने के बाद हमारे सपने और बढ़ जाते हैं। सपने बढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि हमारे पास एक लग्जरी कार होनी चाहिए। कार होने के बाद हमको लगता है कि हमारे पास एक घर होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे हमारी एज दिन पर दिन बढ़ते जाती है, तो हमारी वांट्स भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होते जाती है। तो दिस इज द फैक्ट। एक जो प्रूफ मिल गया हमको कि जो हमारी वांट्स है ना वो क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन दिक्कत क्या है यार? इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। इकोनॉमी में जो हमारे पास रिसोर्स है बेटा वो क्या है? लिमिटेड है। तो हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तो रिसोर्सेज क्या है? हमारी लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हमको यही पढ़ना है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके हम अपनी वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अगर वो वांट सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, इस रीजन से उसका टॉपिक का नाम क्या बन गया कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती क्या है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पर आने से पहले मैंने तुम लोगों को यह बता दिया कि प्रॉब्लम अराइज होने का रीजन क्या होता है। पहला रीजन क्या है? वांट्स अनलिमिटेड होती है। सेकंड रीजन क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। और इसका थर्ड रीजन होता है बेटा, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। किसी भी रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक लकड़ी की बात कर लूं तो उस लकड़ी से तुम फर्नीचर बना सकते हो, उस लकड़ी को तुम कंस्ट्रक्शन वर्क में बना सकते हो, उस लकड़ी का तुम अलाव बना के अपने हाथों को सेक सकते हो। तो एक पर्टिकुलर वुड या लकड़ी के क्या कर सकते हो? तुम मल्टीपल यूजेस कर सकते हो। तो रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो तुमको बाद में समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है? तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा बेटा? इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा। देन हमने क्या देखा? इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। एंड देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अराइज होने के 3 रीजंस होते हैं, वो तीनों रीजंस मैंने बता दिए। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई पूछ लें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, तो तब भी आप क्या करोगे? यही तीनों चीजें लिख के आओगे। ठीक है? ये 3 चीज लिखोगे, these are the characteristics of resources and these are the reasons why central problem of economy arises. Note it down बेटा।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश नानकनी एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर जो हमारा रहेगा वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पर बेस्ड रहेगा। अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। अब बेटा देखो, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तुम लोगों को सिर्फ दो लोगों की स्टडी करनी है। या तो कुछ कॉन्सेप्ट तुमको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने पड़ेंगे, या तो कुछ कॉन्सेप्ट तुमको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने पड़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का टॉपिक है वो तुम्हारा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इकोनॉमी के अंदर तीन तरीके की प्रॉब्लम्स रहती है। एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड होती है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो मैं सबके एक बार नेम लिख देता हूं। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मीनिंग क्या। अब बीइंग अ प्रोड्यूसर, देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। मैं चाहूं तो मैं कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो वॉर रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरे पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। बट रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण मैं हर तरीके के गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैंने अभी तुम लोगों को बेटा कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि रिसोर्सेस क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो अगर मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ पैसा है तो उस गिवन पैसे को मैं हर तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करने में नहीं लगा सकता हूं। तो वेराइटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ माई सेक्टर्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही सेक्टर में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जो मैंने चीज अभी बोली वही चीज मैं लिख देता हूं। मेरे पास बहुत सारे बेटा गुड्स अवेलेबल रहते हैं। मैं चाहूं तो कंज्यूमर गुड्स बना सकता हूं, मैं चाहूं तो प्रोड्यूसर गुड्स बना सकता हूं, या मैं वॉर रिलेटेड गुड्स बना सकता हूं। सर वॉर रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? अरे बेटा तोप के गोले, गन्स, ये जितनी भी चीजें रहती हैं जो अपने पाकिस्तानी यूज करते हैं, बम बारूद, वो सब किधर आ जाते हैं बेटा, वॉर रिलेटेड गुड्स के अंदर। अब बीइंग अ प्रोड्यूसर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एक ही कैटेगरी ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स का क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्शन कर सकता हूँ। और इसका मैंने रीजन आप लोगों को क्या बताया, क्योंकि इकोनॉमी में रिसोर्सेस लिमिटेड रहती है। तो जो मेरे पास अमाउंट ऑफ पैसा रहेगा मैं हर जगह पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना पैसा रहेगा वो किसी एक ही जगह पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम क्या है कि उसको यही समझ नहीं आ रहा कि उसको कौन से कैटेगरी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो क्या ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है? जी हाँ, तो उसी को बोला जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहां प्रोड्यूसर को यह डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कौन सी कैटेगरी के गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमको एक और चीज के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। वंस प्रोड्यूसर डिसाइड कि उसको कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, फिर उसके बाद उसको यह भी देखना पड़ेगा कि उसको कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। वापस से बोल देना, जब उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि उसको कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, नेक्स्ट केस में उसको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको क्या अमाउंट या क्या क्वांटिटी में उसको गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो गुड्स को प्रोड्यूस ऐसे करो कि ना वो कम बने और ना वो ज्यादा बने। ना आप ओवर प्रोडक्शन करो, ना आप अंडर प्रोडक्शन करो। ये बेटर वर्ड से ज्यादा। तो आप लोग क्या बोलोगे, गुड्स का प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। होना कितना चाहिए, जितना इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। तो ना ओवर प्रोडक्शन होना चाहिए, ना अंडर प्रोडक्शन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम प्रोडक्शन होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब ठीक जितना चाहिए उतना हमने प्रोडक्शन कर लिया। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमने दो तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़े कि प्रोड्यूसर को कौन से कैटेगरी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करना है और उसको कितने अमाउंट में प्रोडक्शन करना है, ना कम करना है ना ज्यादा करना है, पर उसको ऑप्टिमम करना है। आई होप व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम तुम लोगों को क्लियर हो गई। और फॉर नोट्स बेटा आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है उसको क्लिक कर लोगे, आप लोगों को सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। जब जब मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वो चीजें तुमको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अवेलेबल करवाता जाऊंगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या देखना है, वंस प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया कि उसको बनाना क्या है, अब नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे हमको बनाना कैसे है। तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के दो तरीके होते हैं। तो पहली टेक्निक का नाम होता है लेबर इंटेंसिव और दूसरी टेक्निक का नाम होता है कैपिटल इंटेंसिव।
तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक रहती है जिसमें तुम ज्यादा लेबर का यूज करते हो और कम मशीन्स का यूज करते हो, मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय यूजिंग मोर लेबर्स एंड लेस ऑफ मशीन। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, तुम ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहां पर तुम ज्यादा मशीन्स का यूज कर रहे हो और कम लेबर का यूज कर रहे हो। When more of labor and less of machine are used, उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। When more of machine and less of labor are used, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। अरे सर, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? अरे प्रॉब्लम आई ना भैया कि प्रोड्यूसर को अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करवाना है कि कैपिटल के थ्रू प्रोडक्शन करवाना है। तो इस प्रॉब्लम का उत्तर और इस प्रॉब्लम का आंसर भी मैं दे देता हूं। मार्केट में जो सस्ता उससे बनवा लो, लेबर सस्ती है तो लेबर से बनवा लो, कैपिटल सस्ता है तो कैपिटल से बनवा लो। कैपिटल मतलब मशीन से बनवा लो, लेबर सस्ता लेबर से और मशीन सस्ती तो मशीन से। आई होप बेटा आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। एंड आखिरी प्रॉब्लम जो आती है वो क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। बिल्कुल बिगिनिंग से अगर मैं बताऊं, हमने सबसे पहले सोचा हमको बनाना क्या है, नेक्स्ट केस में हमने ये सोचा कि हमको बनाना कैसे है, अब मैं थर्ड स्टेज में बताऊंगा कि हमको बनाना किसके लिए है। अब हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 तरीके के लोग रहते हैं। बेसिकली इकोनॉमी के अंदर 4 कैटेगरी, मतलब जो हमने लोगों को कैटेगराइज कर रखा है वो इन 4 कैटेगरी में अपन ने उसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला होता है पुअर सेक्शन, एक लोअर मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास और एक रिच सेक्शन। तो ये 4 तरीके के बेटा सोसाइटी में अंदर या अपनी इकोनॉमी के अंदर कैटेगरी ऑफ पीपल रहते हैं। तो यहाँ प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम आती है कि हम जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए हम हमारा गुड्स बनाए। तो अलग अलग कंपनी ने अलग अलग अपना फंडा लगा रखा है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो एग्जांपल्स के थ्रू अपन डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सी कंपनी कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल या कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। अगर मैं बात करूं बेटा आईफोन्स की यार, तो आईफोन कंपनी कभी भी बेटा पुअर और लोअर मिडिल क्लास को अट्रैक्ट नहीं करता। तो जो आईफोन है वो अपना ही मजे में महंगे महंगे प्रोडक्ट बनाता है, लाख लाख रुपए के मोबाइल बनाता है और ऐसा मतलब उधर इंटरप्रेट होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है वहां। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका में जब भी कोई नया एक एप्पल आईफोन लॉन्च होता है तो इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है उसको खरीदने के लिए। आप एक बार इस चीज को खुद भी देख सकते हो, गूगल करके देख लेना। तो जो एप्पल आईफोन बेटा जो रहता है वो अपर मिडिल क्लास और रिच सेक्शन को क्या करता है? टारगेट करता है। अब मैं कोई दूसरे कंपनी के बारे में बात करूं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं माइक्रोमैक्स के बारे में, तो जो माइक्रोमैक्स कंपनी है, तो माइक्रोमैक्स कंपनी क्या करती है बेटा? लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और पुअर सेक्शन तीनों को क्या कर रही है? वो टारगेट कर रही है। और अगर मैं बात करूं कोई कंपनी इंटेक्स की, तो इंटेक्स ऐसी कंपनी है जो पुअर सेक्शन और लोअर मिडिल क्लास दोनों के लिए बना रही है। तो अलग अलग कंपनी, अब जैसे मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो एक कंपनी का नाम है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया बड़े रिच रिच बिस्किट निकालती है। तो जो ब्रिटानिया कंपनी है वो भी क्या करती है? अपर मिडिल क्लास और रिच सेक्शन को टारगेट करती है। तो अलग अलग कंपनी ने अपना अलग अलग ही क्या कर रखा है? एक सेटअप बना रखा है कि हम अगर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे तो वो पर्टिकुलर इन इन लोगों के लिए क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर की ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि उसको कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए अपने गुड्स का प्रोडक्शन करना है। दैट्स इट। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं तुमको अभी बता रहा हूं। पहले अगर इस चीज की नोटिंग करनी तो नोटिंग कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो हम लोगों ने समझ लिया था कि फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन से कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम आएगी भैया। तुमने गुड्स बना लिए, तुमने गुड्स इन कैटेगरी ऑफ लोगों को बेच दिए, बेचने पर तुम्हारे पास क्या आएगा? पैसा। अब उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन तुम किस तरीके से करोगे वो भी तुम लोगों को फॉर होम टू प्रोड्यूस में देखना पड़ेगा। फिर से मैं समझा दो कि कॉन्सेप्ट अराइज कहां से हुआ। तुमने डिसाइड कर दिया कि तुमको कौन से लोगों के लिए गुड्स बनाने, गुड्स बेच दिए, गुड्स बेचने पर तुम्हारे पास पैसा आ गया। अब उस पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन तुम किस तरीके से कर रहे हो तो उसको भी अपन फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर ही कवर करेंगे। चलिए, तो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन
और एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए मतलब समझते हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, जो इनकम आप लोगों को अराइज हुई उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल अगर आप कर रहे हो, उस इनकम का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हो, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरी बात समझना, आपने गुड्स बेचे, इनकम आपके पास अराइज हो गई, वो इनकम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर बढ़ गई, तो यही चीज डिसाइड करवाएगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा पहुंचा तो वो रिच बन जाएगा, जिसके पास कम पैसा पहुंचा तो वो पुअर बन जाएगा, और जिसके पास मॉडरेट पैसा पहुंचा तो वो क्या बन जाएगा, मिडिल क्लास में आ जाएगा। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमको ये चीज बताएगा कि पर्टिकुलर जो इकोनॉमी में कैटेगराइज हमने कर दी है लोगों को, तो वो कैटेगरी के अंदर कौन लोग रिच में आ रहे, कौन लोग पुअर में आ रहे। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है जो पैसा तुम लोगों ने कमाया बाय सेलिंग योर गुड्स, तो वो पैसे को तब जब तुम वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, दैट मीन्स उसको क्या बोला जाएगा, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको क्या कहा जाएगा भैया, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों के पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज थे, तुमने उसको बेचा, बेचने पर तुम लोगों को क्या मिला, 1,00,000 रुपए, और वो पूरे 1,00,000 रुपए में से तुमने क्या करा, 20,000 तुमने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी के अंदर डाल दिए, बचे कितने तुम्हारे पास, 80,000। वो 80,000 तुमने क्या कर दिया, अपने बिजनेस में दोबारा लगा दिए। वो 80,000 तुमने क्या कर दिया, अपने बिजनेस में क्या कर दिया, दोबारा लगा दिए। तो जो पैसा तुम लोगों ने अर्न करा, वो अर्न किया हुआ पैसा अगर फिर से तुम बिजनेस में लगा देते हो, दैट मीन्स उसको क्या कहा जाएगा, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। पैसा बिजनेस में लगा रहे हो तो बिजनेस में कहां कहां लगा रहे हो, इन सब जगह पर लगा रहे हो। तुम लैंड पर पैसा लगा रहे हो, तुम लेबर पर पैसा लगाओगे, तुम कैपिटल पर पैसा लगाओगे, और बचा कुचा तो तुम्हारे जेब में जाएगा, उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, है ना। लैंड पर तुम लोगों को पे करना पड़ता है रेंट। हम मान के चल रहे कि लैंड जो है वो हमारे किराए की है, तो किराए की जमीन पर तुम क्या पे करोगे, रेंट। लेबर को तुम दोगे वेजेस। कैपिटल का मतलब होगा पैसा, पैसा तुम्हारे जेब में नहीं है, पैसा तुम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेके आए हो, तो उधार के पैसे का तुमको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस पर क्या दोगे, इंटरेस्ट। ये सब पे करने के बाद जो तुम्हारे पास बच जाता है उसको बोला जाता है प्रॉफिट। आई होप बेटा आप लोगों को बात क्लियर हो गई। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर जब आपके पास पैसा आता है तो पैसों का दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पैसा जब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में बट रहा है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जब वो पैसा वापस से तुम बिजनेस में लगा देते हो, बिजनेस में लगाते हो मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में लगा देते हो, तो उसी को बोला जाता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। इन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।